चलिए, गुड मॉर्निंग है। लेक्चर फर्स्ट चैप्टर 8 में चल रहे हैं। जो टॉपिक है आज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज जो नॉन मेडिकल में आप में से उनको तो पता है, उन्होंने पहले ही पढ़ा हुआ है रेट ऑफ चेंज को। रेट ऑफ चेंज किसके कारण क्या चीज़ चेंज होती है उसके बारे में सारा वही टॉपिक है। तो आसान से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहे हैं। 8 मार्क्स का रहेगा। जो इसमें इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजें आपकी रहेंगी वो रहेगी 8.2, 3, 6 पहले कर लेना, फिर 8.14 फिर कर लेना, बस बाकी 8.57 तो रीड ही करनी है। पहले ये तीनों अच्छी तरह करनी है बोर्ड में, फिर ये तो रीड ही करनी है। अब हम पहले टॉपिक पे चल रहे हैं रेट ऑफ चेंज, फिर बात करते हैं इसको। बड़े चैप्टर में से एक चैप्टर है। बड़े चैप्टर मतलब जिसकी वेटेज ज़्यादा होती है। टोटल पता है 15 चैप्टर है, जिसमें चैप्टर 8 अगर एलिमेंट्स की बात करूँ तो एनसीईआरटी की नहीं, एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, 3D और प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नाम नहीं लिख रहा। ये 40 मार्क्स के हैं बोर्ड में, टोटल 80 में से। मतलब 80 मार्क्स का अगर एग्ज़ाम है तो 40 मार्क्स के सिर्फ ये 4 चैप्टर। बाकी जो 5 चैप्टर, 1, 2, 3, 4, 5, बाकी जो 10 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, तो ये जो चैप्टर है सारे के सारे ये 40 मार्क्स के। तो आप खुद ही देख लो किसकी अब 8, 9, 10 3 लगातार चैप्टर शुरू होंगे। सबसे बड़ी वेटेज है। चलो, तो पहला हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज रेट ऑफ चेंज वाला। तो देखो जरा किस तरह से चलाओगे। तो सबसे पहला है रेट ऑफ चेंज। तो फिर भी 8.1 तो कहीं ना कहीं करनी होती है, बहुत कम आती है। 3-4 सालों में कभी एक बार आ गया तो आ गया, अभी आया नहीं है काफ़ी टाइम से। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है 8.1। पहला कंसेप्ट है जो रेट ऑफ चेंज है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू दिया हुआ है। कोई चीज़ चेंज हो रही है, किसके कारण चेंज हो रही है, वो डिपेंड करता है आपके पास। रेट ऑफ अगर चेंज दिया हुआ है, सबसे पहला है रिजल्ट सीखे हैं। जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू। अगर तो क्वेश्चन में दिया हो तो ठीक है, अगर एक्स दिया होगा तो एक्स के, टाइम दिया तो टाइम के, y दिया हो तो y के, तो d/dx है जो जिसका भी आगे जिसका रेट ऑफ चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज जो होता है वो डिपेंड करता है आपको किसके कारण हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज क्या चीज़ हो रही है, तो वो तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x है। तो x के तो कारण होगा, x के कारण हुआ, किसका हुआ, वो यहाँ पे फंक्शन आ जाता है, वो यहाँ आ जाता है। वो डिपेंड करता है हर क्वेश्चन में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। जैसे आप पढ़ते हो रेट ऑफ चेंज में वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते तो वेलोसिटी होती है। ये कौन चेंज होता है, वो यहाँ आता है। कौन चेंज होता है, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज अगर बुक में क्वेश्चन में दिया होगा विद रिस्पेक्ट टू x तो d/dx, विद रिस्पेक्ट टू y तो d/dy, ऑब्वियसली बात है। पर कई बार कुछ चीज़ों में सिर्फ एक वर्ड लिख दिया जाएगा रेट ऑफ चेंज, जो शायद आपके न्यूमेरिकल में कहीं और भी लिखा जाता है नॉन मेडिकल में। तो अगर सिर्फ रेट ऑफ चेंज लिखा हुआ आ जाए, ये चेंज लिखा हुआ मैंने, रेट ऑफ चेंज लिखा हुआ है, ये ना बताए किसके कारण चेंज हो रहा है। तो दुनिया में हर चीज़ के लिए एक फैक्टर होता है जिसके कारण वो चेंज हो रहा है। वो कौन सा फैक्टर है, टाइम। अगर कुछ भी ना दिया होगा तो किसके कारण चेंज हो रहा होगा, तो टाइम के कारण। तो क्या निकाल दोगे, d/dt। t स्टैंड फॉर टाइम, टाइम के कारण हर चीज़ चेंज होती है। जैसे मान लो आप एक मार्केट से फुटबॉल ले आओ, स्फेरिकल बैलून ले आओ, मान लो स्फेरिकल बैलून है, मान लो 2 दिन बाद आप इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, आप उसको सिर्फ ला के रख ही दो, बस कुछ नहीं करना, ना खेलना है ना कुछ करना है, आप रख दो बस उसे।
स्फेरिकल बैलून ला दो, 5 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, मान लो 2 दिन के बाद आफ्टर 2 डेज उसका देखना, अभी भी आप सोच सकते हो, तो क्या उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर रहेगा? नहीं, वो कंप्रेस हो जाएगा, मान लो उसका रेडियस 4.5 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, किस किस चीज़ में रेट ऑफ चेंज आएगा ये सोचो। तो रेडियस में चेंज आया, 5 से 4.5 हो गया, ऑब्वियस है, ऐसे समझते हो। सरफेस एरिया में चेंज आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें भी चेंज आएगा, क्योंकि रेडियस चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। वॉल्यूम भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका भी रेडियस से लेना देना है। और एक चीज़ और चेंज हुई, सोचो जरा, जिसके कारण ये सारा कुछ आया, वो टाइम। टाइम चेंज हुआ तभी तो सब कुछ हुआ। तो इसका मतलब चाहे रेडियस भी चेंज हो, सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो, पर टाइम जरूर है। अगर कोई चीज़ नहीं भी चेंज हो रही, टाइम के कारण जरूर चेंज होती है। जैसे मान लो एक टाउन की पॉपुलेशन है, आज मान लो अगर आप यमुनानगर में रहते हो तो 2 लाख है, 1 साल बाद देखोगे 2,05,000 हो जाएगी, या कम होगी या ज़्यादा होगी, तो वो कौन फैक्टर होगा? टाइम। तो टाइम सबसे बड़ा फैक्टर होता है, उसके कारण आपने रेट ऑफ चेंज करना है। तीसरा रिजल्ट है, तो कुछ भी ना दिया होगा, अंडरस्टूड है, टाइम के कारण आपने चेंज करना है। डेंसिटी पढ़ा हुआ होता है, नॉन मेडिकल में हो तो, कॉमर्स में तो डेंसिटी, तो वहाँ पढ़ा हो आपने 10 तक। मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, रो से डिनोट करते हैं, इसको रो बोलते थे आप लोग, तो ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तीसरा है, बाकी रिजल्ट तो सारे पुराने ही हैं। फोर्थ है, डू नॉट कैंसल, गलती से भी कैंसल मत कर देना। क्या? यूनिट्स को यूनिट्स के साथ, डू नॉट कैंसल यूनिट्स विद यूनिट के साथ। समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होता। मान लो एग्जाम्पल है, एक सर्कल दिया हुआ है या एक स्फीयर दिया हुआ है, जिसकी एक साइड दे रखी है x, कहते हैं इसकी जो साइड होगी, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताओ। किसका वाला? स्फीयर का। विद रिस्पेक्ट टू x, व्हेन जो साइड दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बता किसके से? टू एक्स के। तो कैसे कराओगे? तो वो तो आप जैसे ही करोगे तो वो तो एक अलग बात है, पर मेन बात जो समझा रहा हूँ वो बात को देखना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो एरिया कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, साइड का स्क्वायर होता है, तो हो गया आपके पास एरिया इक्वल टू एक्स। डिफरेंशिएट करा दो विद टू एक्स, तो डी ए बाई डी एक्स कितना होगा? सोच के देखो, डी ए बाई डी एक्स हो गया आपका 2x। अब जो आपको साइड की वैल्यू दे रखी है, जब 2 सेंटीमीटर रहा होगा एट दैट इंस्टेंट व्हेन x इक्वल टू 2, तो डी ए बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? सोचना जरा, 2 इंटू 2। एरिया के यूनिट क्या होते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया के लिए था। और x क्या होगी? साइड, साइड के यूनिट क्या होंगे? सेंटीमीटर। अब ये मत कर देना, क्या बोला कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर काट दो तो सेंटीमीटर लिख दो, ये रॉन्ग है, ये बोला। यही बात यहाँ बोली कि आप अपने यूनिट्स के साथ यूनिट मत काटते रहना, तो गड़बड़ कर दोगे आप सारे का सारे। क्या मतलब? अगर आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब है अपॉन सेंटीमीटर है, तो काट के सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते, वॉल्यूम होता है क्यूब में। ऐसी गलती नहीं है, जैसे हैं यूनिट्स वैसे ही रहेंगे पूरे क्वेश्चन में। गलती से काट मत देना, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंट। अब ठीक है, ये मतलब फिफ्थ है, यूनिट से यूनिट नहीं काट देना, कहीं गलती से काट देना। ये मतलब है।
फिफ्थ, सिमिलर ट्रायंगल आपने पढ़ी होती है 10th में, उसका प्रूफ तो हमें क्या चाहिए कि क्यों साइड एंगल साइड साइड से कुछ नहीं चाहिए, तो सिमिलर ट्रायंगल कैसे काम करती थी वो देख लो। फिफ्थ, सिमिलर ट्रायंगल ये बी सी है, ये डी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है टू ट्रायंगल ए डी ई के, देयरफॉर ए डी अपॉन ए बी साइड्स आर प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। ए डी अपॉन ए बी, ए अपॉन ए सी, डी अपॉन बी सी, ये सारी साइड प्रोपोर्शन क्यों होती है उसकी तो हमें जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ रिजल्ट की जरूरत है, हमने रिजल्ट लगा दिया। सिक्स्थ, सर्कल सर्कल के तो बेसिकली एरिया पता होते हैं, थोड़े बहुत वैसे ही बता दूं तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्वियसली आर रेडियस एच हाइट है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा हूं, सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया टीएस से 2 पाई आर एच कार्ड होता है गोलाई वाला, ये वाला सरफेस एरिया किसको बोलते हैं 26 में आपको एक बार जरूर बताएंगे, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर आ जाए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई, जो यूनिट चाहिए होंगे तो उसके हिसाब से कर देंगे। 7 ये आपने नहीं पढ़ा था, बाकी सारी चीज़ें पुरानी हैं, सब कहीं ना कहीं आपने अभी तक +1 तक जहाँ भी कुछ भी पढ़ा हो, मैथ साइंस कुछ भी कॉमर्स वगैरह वगैरह उसमें सब सुना हो। अब जो ये है वो नॉन मेडिकल के लिए तो नया है, कॉमर्स में हो तो पुराना है, 7th है, ये आपने नॉन मेडिकल वाले हो तो ये नया रहेगा जब समझा रहे। ये सारा कॉमर्शियल है जो अब आपको समझा रहे हैं नॉन मेडिकल के लिए। 7th हमने कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस तो सुनी हुई है, एक मार्केट के अंदर कोई चीज़ बिकती है बनती है प्रॉफिट होता है, ये सारा सुना हुआ है 6th क्लास में, लॉस होता है। तो आज हम इसको कॉमर्स की भाषा में सुन रहे हैं, देखो जरा समझ आता है ठीक है, तो फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूले हैं उनको याद रखना। चलिए सबसे पहले कॉस्ट प्राइस जिसको आप बोलते हो, यहाँ हम पढ़ते हैं इसको कॉस्ट फंक्शन, डिनोट करते हैं CX से। CX जो है वो स्टैंडर्ड नोटेशन है, CX जो है वो स्टैंडर्ड नोटेशन है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, आप लोग ये एग्जाम में यूज कर सकते हो। पाई जो होता है स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, ई जो होता है वो स्टैंडर्ड नोटेशन है, पर जो मैंने रोज थ्योरम में यूज किया था याद करो, फाइनाइट डेफिनेट रियल ऐसे लिखा था, ये नॉट अ स्टैंडर्ड नोटेशन, ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, इसको ऐसे लिखना गलत, फाइनाइट डेफिनेट रियल लिखना ऐसे लिखना गलत है पेपर में। तो ये स्टैंडर्ड है, आप यूज कर सकते हो CX, कोई दिक्कत नहीं।
ये वही है जो 10th से पहले कॉस्ट प्राइस होता था, वो कॉस्ट फंक्शन की तरह पढ़ा जाता है। आप अपनी भाषा में इसको कॉस्ट प्राइस बोल सकते हो, पर इसके फॉर्मूले वैसे नहीं होते जैसे आप 6-7 तक पढ़ते हो। तो इसको समझने के लिए ये सारा कॉमर्शियल है। हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं, या आप अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ यूज़ करते हो उसको उठा लो। एक छोटे से छोटा मैन्युफैक्चरर या एक छोटे से छोटा शॉपकीपर या बिजनेसमैन को कॉस्ट प्राइस तो लगता ही है जो चीज़ वो खरीदता है या बनाता है। कोई चीज़ बनाएगा वो मार्केट में, मैन्युफैक्चरर है मान लो, प्लाई बोर्ड बनाता है, मान लीजिए बाइक बनाता है, 100 बनाता है, उसकी कॉस्ट प्राइस उसको लगेगी, बेचेगा तो सेलिंग प्राइस भी आएगी। अगर एक दुकानदार है बनी हुई चीज़ को बेचता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस तो है, मार्केट से खरीद के लाया मान लो 100 8 रुपये का, बेचेगा 10 रुपये का, तो कॉस्ट प्राइस तो सभी के साथ है। तो एग्जांपल को समझने के लिए मैंने एक मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है बाइक बनाती है, मैंने मान लो हीरो बाइक वाले का एग्जांपल ले लिया। ऑब्वियस है वो एक बाइक तो बनाएगी नहीं, उसके पास कई बाइक बनाने के लिए। वो कौन सी बनाएगा? स्प्लेंडर भी बनाएगा, पैशन भी बनाता है मान लो, और भी बनाता है आजकल तो क्रिज्मा बनाता है। तो कहता है जब वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उसकी वो कॉस्ट रखता है कि भैया मैंने मार्केट में कितने की बेचनी है, पर पहले मुझे ये तो पता मुझे घर पे कितने की पड़ती है। ऐसा मान लेते हैं चलो कि हमें जो बाइक है स्प्लेंडर वो घर पे ही 38,000 की पड़ती है उसको, और पैशन जो है मान लो 47,000 की उसको घर पे पड़ती है। कॉस्ट प्राइस है इसका, सीपी मान के चल रहे हैं। अब पता नहीं कितने की तो कंपनी बता पाएगी, ये पड़ती है 81,000 की मान लो, बेचेगी भी, प्रॉफिट तभी निकालेगी। अब जब ये वो बना रही है 38,000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस लग रही है, तो उसमें किस किस चीज़ का खर्चा आ रहा है? रॉ मटेरियल का आ रहा है। रॉ मटेरियल मतलब जो स्टील स्टूल मंगवाएगी मार्केट से जिससे वो बाइक बनेगी, वो टायर मंगवाएगी, वो खुद तो मैन्युफैक्चर करती नहीं टायर, तो वो MRF से या TVS से जिससे भी लेगी। रॉ मटेरियल का खर्चा आ रहा है, उसकी लेबर का खर्चा आ रहा है, उनके एम्प्लॉयज़ उनकी सैलरी का खर्चा आ रहा है। लेबर तो वो होती है जो टेम्परेरी होती है, सैलरी तो मैनेजर लेता है, वो बाइक थोड़ा बना रहा है, वो तो स्टॉकिस्ट बाइक के थोड़ा बना रहा है, वो तो स्टॉक को चेक कर रहा है कितनी है। तो ये सारा मिला के उसका कॉस्ट प्राइस बनता है। यही रॉ मटेरियल उसने मिला लिया, लेबर कॉस्ट मिला ली, सैलरी मिला ली लोगों की, तो जितने ये बना वो सारा जोड़ के उसने क्या निकाल दिया, अभी मुझे इतने की घर पे पड़ती है, नहीं, कुछ और भी तो उसके खर्चे होते। आप सोचे कंपनी सिर्फ इन खर्चों के ऊपर अपना कॉस्ट प्राइस तय करती है, ये नहीं होता। नॉन मेडिकल को सोचना, कॉमर्स को तो पता है क्या मतलब, कुछ और भी तो खर्चे होंगे। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी बिल, लोन की इंस्टॉलमेंट, अगर उसने बैंक से लोन लिया हुआ है, अब मान लो 1 महीना स्ट्राइक रहेगी, 1 मंथ स्ट्राइक है मान लो कंपनी में, या अभी पीछे लॉकडाउन था 1 महीना बनी नहीं भाई, स्ट्राइक थी। तो अगर 1 महीना मान लो स्ट्राइक है कंपनी के अंदर, तो वो रॉ मटेरियल नहीं मंगवा रही, क्या करेगी? लेबर नहीं मंगवा रही, बट इलेक्ट्रिसिटी बिल तो उसको आएगा ही आएगा, चाहे कम आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा, चाहे भले कुछ भी ना बनाया। बैंक की लोन इंस्टॉलमेंट तो जाएगी जाएगी। मान लो उसने 1 महीना वर्कर ने काम ही नहीं किया, तो कहीं कंपनी में स्ट्राइक हो जाती है कुछ उनके साथ, तो पर उसको इंस्टॉलमेंट तो देनी। बैंक को क्या लेना देना, तुम्हारी कंपनी में स्ट्राइक हो रही है 2 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की, जैसे लेबर कहती है मेरी सैलरी बढ़ाओ, तो स्ट्राइक पे बैठ जाती है, तो वो कहता है हमें क्या उससे लेना देना। तो ऐसे कहता है कुछ खर्चे ये होते हैं, कुछ खर्चे जो बाजार से करती है, बाजार से मतलब मंगवाती है सामान, रॉ मटेरियल मंगवा लिया, लेबर मंगवा ली बाजार से, तो ऐसा होता है। तो ये कैसे चलता है? कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ इसके टोटल फिक्स खर्चे होते हैं जो कंपनी को आनी आने, चाहे कुछ चीज मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे ना हो। फिक्स खर्चों में हमारे पास क्या होता है? जैसे लोन की इंस्टॉलमेंट, रेंट, मान लो उसने कोई शोरूम ले रखा है जिसपे वो अपनी डिस्प्ले दिखाती है, तो रेंट जो होता है वो शोरूम का जाएगा ही जाएगा। उससे शोरूम वाले को क्या लेना देना है कि आप बाइकें बनाओ ना बनाओ, डिस्प्ले करो ना करो। फिर सैलरी, अगर मान लो स्ट्राइक होगी है, जो उसके परमानेंट वर्कर हैं उनकी सैलरी तो जानी जानी है, स्ट्राइक तो लेबर कर रही है, मैनेजर चेयरमैन ये थोड़ा स्ट्राइक कर रहे हैं। जो परमानेंट वर्कर होंगे
ये जाएगी देगी सही। तो कहते हैं ऐसे कंपनी कुछ फिक्स खर्चे होते हैं जो इस 38,000 में लगे हुए हैं। इस 38,000 में लोन का जो इंटरेस्ट बनता है, लोन लिया कंपनी ने, उसका इंटरेस्ट बनेगा, वो भी है कुछ ना कुछ। उसके रेंट और शोरूम का भी निकाल रखा है, ये थोड़ा वो अपनी जेब से पॉकेट से देगी, वो सारा कुछ निकालेगी तब इसका कॉस्ट प्राइस तय करेगी। और कुछ वेरिएबल खर्चे होते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सब कुछ बन के कंपनी अपना कॉस्ट प्राइस तय करती है। कॉस्ट प्राइस जिसको हम यहाँ कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो हो गया जिससे वो बाइक बना रही है। मान लो डीजल का रेट बढ़ गया, वो स्टील कहीं से परचेज करती है टाटा वालों से या टायर लेती है MRF वालों से, तो क्या करेगी? मान लो डीजल का रेट बढ़ गया, हर 2-4 दिन बाद 5 रुपये 10 रुपये बढ़ जाता है मान लो, तो इसका मतलब उसको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ेगी कंपनी को, तो उसका रॉ मटेरियल महंगा आएगा, तो वो लगाएगी सारा कुछ, वो बाइक का उसका कॉस्ट प्राइस बढ़ता रहेगा, तो वो अपना प्रॉफिट भी बढ़ाती रहेगी, अपने आप निकालेगी। तो रॉ मटेरियल हो गया, ये कुछ वेरिएबल खर्चे हो गए। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जितने बिल है, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हर महीने सेम थोड़ा ना आता है कि 1 लाख का आने तो हर महीने 1 लाख का ही आने, कभी 1 लाख का आएगा, कभी 2 लाख का आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई, स्ट्राइक हो गया, तो क्या होगा 10,000 का आए। तो ये सारा कुछ जोड़ती है, तब वो कॉस्ट फंक्शन तय करती है। मोटी सी बात ये है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला याद करना है, CX कॉस्ट फंक्शन, TFC टोटल फिक्स कॉस्ट, इसको TFC बोलते हैं, और कुछ वेरिएबल खर्चे होते हैं जिसको TVC बोलते हैं, प्लस TVC, बस ये फॉर्मूला है। ये फिक्स कॉस्ट क्या क्या है, इससे नॉन मेडिकल कोई लेना देना नहीं, वेरिएबल कॉस्ट क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, ये तो मैंने वैसे आपको एक बेस बना दिया कि ये मतलब होता है इस टॉपिक। नहीं समझ आता तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा वाला? कॉस्ट फंक्शन। पहला फॉर्मूला क्या है? ये CX क्या है? कॉस्ट फंक्शन। यहाँ CP नहीं यूज करते, कॉस्ट प्राइस नहीं यूज करते, हम क्या यूज करते हैं? कॉस्ट फंक्शन। क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट से हमारा क्या मतलब है, वो मैंने आपको बताया ये चीज़। वेरिएबल कॉस्ट से हमारा क्या मतलब है? जो वेरी करेंगी चीज़ें, तो उसके कारण कंपनी अपना रेट तय कर देती है। कॉस्ट प्राइस ऐसे नहीं तय करते कि चलो भैया अंधाधुंध तय कर दिया, वो सारी चीज़ सोचती है तो अपना कॉस्ट प्राइस तय करती है। अब जो कॉस्ट प्राइस ने तय किया, अब वो बेचेगी भी मार्केट में, तो क्या लाएगी? वो सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू होता है पैसे को बोलते हैं, रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन वही है जो तुम्हारी भाषा में सेलिंग प्राइस है, RX बोलते हैं रेवेन्यू फंक्शन। सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? ये कोई जरूरी नहीं कंपनी ने 500 स्प्लेंडर बनाई, मान लो 500 नंबर 500 बनाए, 200 पैशन बनाई, तो एक दिन में इतनी सारी बिक जाए। उसके पास स्टोर भी रहती है। मान लो दुकानदार कुछ मार्केट से सामान लाता है, 10 मान लो शैम्पू लाया, 5 साबुन लाया, कुछ भी लाया, एक ही दिन में थोड़ा बेच देगा, 3 आज बिकेंगे, 2 कल बिकेंगे, तो कुछ स्टोर में भी रहता है। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। वो क्या कहेगा इसको? कहता है जितने यूनिट उसके बिकेंगे, मान लो 500 स्प्लेंडर बनाई, तो 500 तो ना बिक गई हैं, क्या पता एक दिन में 100 बिकी, 200 बिकी, 300 बिकी, या 400 का ऑर्डर आया, ये कितनी बिक गई? 150 बिक गई, ये कितनी 100 की 100 बिक गई मान लो, तो उसका रेवेन्यू क्या आएगा? उसका रेवेन्यू क्या जनरेट होगा? पैसा कितना आएगा? सेलिंग प्राइस। तो जितनी वो बाइकें बेचेगा इनटू इसकी प्राइस, 400 इंटू क्या होगा? 38,000, 150 इंटू 47,000, 100 इंटू 81,000, तो वो क्या हो गया? उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, जिसको आप सेलिंग प्राइस बोलते हो? प्राइस ऑफ ईच यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट, ये इसका फॉर्मूला होता है। P किसके लिए स्टैंड होता है? P होता है प्राइस ऑफ ईच यूनिट, क्योंकि डिपेंड करता है क्या चीज़ मार्केट में बिकी है। क्या पता है एक स्प्लेंडर बिकी हो, एक प्रिज्मा बिकी हो, तो दोनों का क्या है? रेट अलग अलग है, तो वो रेवेन्यू फंक्शन होता है। और X क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ यूनिट्स। मान लो मार्केट में वो 41,000 की इसको बेच देता है, ये तो उसको घर पड़ी है, कुछ प्रॉफिट भी तो कमाएगा, 48,000 की ये बेच देता है, 85,000 की ये बेच देता है, डिपेंड करेगा उसका क्या प्रॉफिट वो लेना चाहता हूँ। तो ये उसका क्या हो जाएगा बताओ? रेवेन्यू फंक्शन। फिर जब उसने कॉस्ट प्राइस निकाल ली, सेलिंग प्राइस निकाल ली, ऑब्वियस ही बात है फिर इसको प्रॉफिट भी तो होगा भाई, प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन क्या हो गया? PX कैसे निकालोगे? जो रेवेन्यू फंक्शन होगा माइनस
RX माइनस CX, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सिंपल सी बात है, ये क्या बनेगा आपका प्रॉफिट फंक्शन। फिर हमें जो चाहिए होते देखो, अगर समझ आ जाए तो मार्जिनल कॉस्ट, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। नहीं समझ आते तो घबराना नहीं, सीधे फॉर्मूले याद कर लो, 1 2 3 5 फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले याद कर लो। समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया है, समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया है। समझ आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। फिर अगला है आपके पास मार्जिनल, डी पार्ट है। मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, उसको बोलते हैं एमसी। एमसी का डिफाइन कैसे होगा, मार्जिनल कॉस्ट को हम लिखते कैसे, डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइंड एज। नहीं समझ आता तो फॉर्मूला याद रखना, change in cost function, change in cost function by manufacturing, हर यूनिट को बेचने से, by manufacturing each unit, by manufacturing लिखा हुआ है। हर यूनिट को बेचने से जो कॉस्ट में फर्क पड़ता है, चेंज इन कॉस्ट फंक्शन बाय मैन्युफैक्चरिंग ईच यूनिट, दैट मींस मार्जिनल कॉस्ट होता है डी बाय डी एक्स ऑफ सी एक्स। ये इसका फॉर्मूला है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, अगर समझ आ जाए तो। नहीं आता तो फिर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। हर प्रोडक्ट को बनाने से जो कंपनी की कॉस्ट को फर्क पड़ेगा, चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट में जो फर्क आएगा, बाय मैन्युफैक्चरिंग ईच यूनिट, हर यूनिट को बनाने से। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने यहाँ एग्जांपल चेंज कर लिया। आप लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचो, आप ग्रोसरी की शॉप पे जाते हो, किराना शॉप पे जाते हो, मान लो घर वाले ने कह दिया कि 1 किलो चीनी ले आना, फिर 1 सौंफ ले आना और 1 पेन ले आओ। मान लो 3 चीज़ों के बारे में बात की है, और आप मार्केट से जाते, चलो आपका मन कहता है तो फिर आप 1 चॉकलेट भी ले लेते हो। तो चलो हम ये बात सोच लेते हैं कि भैया ये चीज़ हम लेने के लिए घर वालों ने 100 रुपया दे दिया, कह दिया सामान ले आते, बाद में चाट दी। तो कहता है किस तरह से चलेंगे, तो आप क्या करते हो, जो मार्केट से खरीदने जा रहे हो तो वो आपकी कॉस्ट है। जैसे कंपनी बाइक बना रही थी वो उसकी कॉस्ट थी, जैसे कुछ स्प्लेंडर में आती, कुछ पैशन, कुछ क्रिज्मा, उसमें भी सोच सकते हो। मैंने इसमें थोड़ा एग्जांपल चेंज करके प्रैक्टिकल एग्जांपल डाल दिया है कि आप लोग कॉस्ट डालोगे, तो कॉस्ट डालोगे तो कहता है ये तो आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस ही। अब सोच लो, तो जो आप मार्केट से खरीदे हो तो कॉस्ट प्राइस है। मान लो आपने उसको बोला दुकानदार को मुझे 1 किलोग्राम शुगर दे दो, तो उसने आपसे 38 रुपीज़ ले लिए मान लो, तो ये आपकी क्या है, कॉस्ट प्राइस, दुकानदार की सेलिंग प्राइस, पर आपकी कॉस्ट प्राइस है। फिर बोला आपने 1 साबुन भी दे दो, 1 सौंफ लिया तो कितने का आया, 20 रुपए का। तो पहले आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी लग रही थी, 38। सोचो जैसे ही दूसरा प्रोडक्ट मार्केट से खरीदा, आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 58। क्यों, क्योंकि आपकी पॉकेट से तो 58 रुपीज़ चले गए।
आपकी चीजें बढ़ती रहेंगी तो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, बढ़ती रह रही है। पहले 38 रुपीज आपकी जेब से जानते तो घर आ जाते तो 38 लगते, पर और सामान खरीदा तो आपकी अब कॉस्ट प्राइस क्या होगी 58, भले इसकी कीमत 20 थी पर 58। फिर आपने पेन खरीदा मान लो 10 रुपए का, तो अब दुकानदार कहता है भैया आप मुझे 68 टोटल दे दो, जिसे लिस्ट में लिखता रहता है। मान लो आपने एक चॉकलेट ले ली, तो कहता है उसने फिर बोल दिया आपको 5 रुपए और दे दीजिए, चलो 73 रुपीज, ये आपकी क्या आई कॉस्ट प्राइस। तो जो ये आया ये सारे का सारा क्या ये मार्जिनल कॉस्ट हुआ, ये मार्जिनल कॉस्ट हुआ नहीं, दिस इज नॉट ए मार्जिनल, ये मार्जिनल कॉस्ट नहीं है, ये मत सोचना। आप जरा डेफिनेशन को पढ़ते हैं, ये कॉस्ट प्राइस जरूर है, एक चीज खरीदने पे 38, दो चीजों खरीदने पे 58, तीन खरीदने पे 68, चार खरीदने पे 73, ये आपकी पूरी कॉस्ट प्राइस बनी है। पर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन कॉस्ट फंक्शन। जैसे जैसे आप आगे चलते रहे आपकी कॉस्ट में चेंज आता रहा, उस चेंज को बोलते। मेरा मतलब क्या था, एक चीज लेते 38 रुपए, दो चीजें ली तो 58 रुपीज, तो आपकी कॉस्ट में कितने का चेंज आया, सोचो 20 रुपए का। अगला प्रोडक्ट खरीदने पे आपकी कॉस्ट में कितने का चेंज आया, 10 रुपए का, सोच लो। अगली चीज खरीदने पे आपकी कॉस्ट में कितने का फर्क आया, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, इसको बोलते हैं। अगर समझ आता है ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना। हर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग बनाने से, ये तो मैन्युफैक्चरर के लिए हुआ, पर आपके लिए क्या है, खरीदना है, परचेजिंग करने पे ईच यूनिट को, हर यूनिट को बोला हुआ है परचेज करने पे, मैं परचेजिंग भी लिख देता हूँ, आपके लिए वो परचेजिंग है, मैन्युफैक्चर के लिए मैन्युफैक्चरिंग है। तो चेंज इन कॉस्ट, जो कॉस्ट में चेंज आएगा बाय मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करने पे हर यूनिट को, ईच यूनिट को, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आओ, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे में आओगे, तो आपकी कॉस्ट क्या होती जा रही है, चेंज। जो कॉस्ट का डिफरेंस आएगा आपका हर बार, जो चेंज होता जा रहा है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो डी बाई डी एक्स क्या होता है बताओ, सी एक्स ई पार्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। ऐसी आपकी सेलिंग प्राइस भी चेंज होगी, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू किसको बोलेंगे, एम आर, चेंज इन डी बाई डी एक्स रेवेन्यू फंक्शन बाय सेलिंग ईच यूनिट। हर यूनिट को बेचने से जो आपकी सेलिंग में फर्क आएगा, रेवेन्यू में फर्क आएगा, तो वो बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, डिफाइंड एज चेंज इन, कैसे होता है जो चेंज आएगा इन सेलिंग प्राइस में, रेवेन्यू में, बाय सेलिंग ईच प्रोडक्ट, बाय सेलिंग ईच प्रोडक्ट। नहीं तो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को याद रखो। ईच प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल, ये मतलब है। तो बस ये वाले एक्सरसाइजों की इंट्रोडक्शन है, जो सारी पुरानी थी, कोई नई तो थी नहीं, बस ये नया थे। दो फॉर्मूले नहीं, मार्जिनल कॉस्ट पूछेगा तो अब तो वैसे क्वेश्चन निकाल दिए नई बुक में से, इसके पुरानी बुक में एग्जांपल है 8.6 में अभी भी है इसके 2-3 क्वेश्चन, तो मैंने यही समझा दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ सी एच, डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स, मार्जिनल रेवेन्यू। चलो पहला क्वेश्चन, लगा लो पे 5,500 ऑनलाइन होगी। सबसे पहला 8.1 में कॉस्ट में फर्क आएगा, मार्जिनल कॉस्ट, रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस में जिसके फर्क आएगा मार्जिनल रेवेन्यू होता है। पहला क्वेश्चन, बुक अपने साथ रखना क्योंकि इसमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर भी बहुत देर बाद आए हो, चाहे 5:30 भी हो, फिर भी बहुत देर बाद आए हो, कितना टाइम तो लगते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, सबसे पहला फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ।
कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर, एरिया ऑफ सर्कल बताना विद रिस्पेक्ट टू आर रेडियस के बताना। हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल बताना। हाउ फास्ट द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर। जब रेडियस 3 सेंटीमीटर रहा होगा एट दैट इंस्टेंट की बात है, जब रेडियस का रहा होगा 3 सेंटीमीटर रहा होगा एट दैट इंस्टेंट की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, आप लोगों ने फिजिक्स में भी ये सारा कुछ करा हुआ है, कोई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैथ नहीं कर रहे, तो दिया ही हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू, उसने बोला हुआ है आर, अब आर के रिस्पेक्ट टू करना, विद रिस्पेक्ट टू उसने बोल दिया वेयर रेडियस, जब रेडियस कितना रहा होगा 3 सेंटीमीटर रहा। सॉल्यूशन, सर्कल दिया हुआ है, रेडियस आर मान दे, एरिया ए मान दे, लेट आर कॉमा ए बी द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल respectively. R, A be the radius and area of circle क्या हो गया respectively. We know that जो एरिया ऑफ सर्कल होगा वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट करा लो सब टू डी ए बाई डी आर पाई डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर 2 पाई आर आ गया। रेडियस दे दिया गया आपको, कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। डी ए बाई डी आर कितना आएगा 2 पाई इंटू 3। तो रेडियस का रेट ऑफ चेंज, एरिया का रेट ऑफ चेंज रेडियस क्या हो गया 6 पाई। एरिया के यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस के यूनिट सेंटीमीटर। अब ये काट के मत लिख देना सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ऐसे मत लिख देना। तो डी ए बाई डी आर कितना होगा 6 पाई, ये समझा रहा था मैं तुम्हें, बस ये आंसर आ जाएगा। तीसरा है तीसरा क्वेश्चन, थर्ड दिया हुआ है द रेडियस ऑफ द बैलून दे रखा है इंक्रीजिंग, एक बैलून दे रखा है ऑब्वियसली स्फेरिकल है। 3D और 2D में तो फर्क होता ही होता है, जिसमें कोई चीज़ ऑक्यूपाई हो सके वो 3D होती है, जैसे आपके पास क्रिकेट बॉल, स्फीयर, रूम, ये सारे 3D हैं। वेसल बर्तन जिसमें पानी ऑक्यूपाई हो जाता है, और जो कॉपी का पेज है वो 2D है, बैंगल 2D है, जो कड़ा होता है वो 2D होता है। तो वो कहते हैं स्फेरिकल बैलून दे रखा है, स्फेरिकल है, स्फीयर दे रखा है। वो कहता है द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहता है रेडियस चेंज हो रहा है, dr बाई dt दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर रेडियस के यूनिट, टाइम के पर सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कहता है व्हाट रेट द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून चेंज, d बाई dt ऑफ सरफेस एरिया बताना है आपको जब रेडियस 15 सेंटीमीटर रहा होगा, जब रेडियस 15 सेंटीमीटर रहा होगा। दोबारा क्या बताना है, कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करवा रहे हैं, जब आप लाइव में होते हैं तो क्वेश्चन एक भी नहीं कराता मैंने। इंट्रोडक्शन के बाद तो खुद करने को बोल देता हूँ, आधा घंटा बैठो, बुक खोलो और ऑलरेडी क्वेश्चन करने शुरू कर दो। इसमें कौन से मैंने कराने बताना जरा, जो आपको अभी
3 साल हो गए 9, 10th, 11th के फिजिक्स के बाद भी आपको नहीं आते पता कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। ये तो फिर भी मैं कहता हूँ चलो अभी आप लाइव नहीं हो तो मैं करा रहा हूँ अल्टरनेटिवली। कोई एक क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं काके, इतना थोड़ा बड़ी बात है। एग्जाम्पल पढ़ लेना, जो बोल रहे हैं बार बार रिपीट करा दो कह रहे हो, एक क्वेश्चन भी कर लो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पढ़ो जरा, है क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा हुआ है, रेडियस में 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आधे मिनट के क्वेश्चन नहीं है ये तो। इसमें क्या कराना है आपको बताना मेरे को, r, S, A be the radius and surface area of sphere का। घर बैठ के अगर आदत नहीं थी वही गलत बात है। तो क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। साफ तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इससे ज्यादा और कितना हो देगा, डिफरेंशिएट करा दो। मैथ में तो इतना तंग ही नहीं करते वो क्वेश्चनों में। dy/dt ऑफ 4 पाई r स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ना आए वो एक अलग बात है, वो तो कोई भी नहीं करा पाएगा। 4 पाई 2r dr/dt। तो dy/dt ऑफ सरफेस एरिया कितना आएगा, 8 पाई r dr/dt। अब और क्या करेगा, सारी वैल्यू तो दे दी, और क्या देना उसमें, मुंह में थोड़ा टमाटर डाल देगा वो। पुट करा दो r को 15 सेंटीमीटर, क्वेश्चन भी तुम्हारे को मुंह में डाल दो तुम्हारे को। dr/dt है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, वैल्यू पुट करा दो। तो dy/dt ऑफ सरफेस एरिया कितना आ गया, 8 पाई, रेडियस कितना हो गया 15, dr/dt 10। सरफेस एरिया के यूनिट क्या होंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम के यूनिट क्या होंगे, सेकंड। और क्या करना है उसमें, आंसर आ गया। 5वां क्वेश्चन, है इसमें कराने वाला तो कुछ होता ही नहीं है, जो करवा भी रहे हैं आपको। फिफ्थ, खुद ही ट्राई बैठ जाता बच्चा, ट्राई करता रहेगा क्वेश्चन। फिफ्थ में दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, इंक्रीज कर रहे हैं। सर्कल दे दिया, इस बार पहले स्फीयर दिया हुआ था, ये रेडियस है, सर्कल दिया हुआ है। तो dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से द रेडियस ऑफ द सर्कल बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीज बोल रहे हैं। dy/dt ऑफ एरिया का बताना है जब रेडियस 10 सेंटीमीटर रहा हो। रोने की आदत है उसका तो कोई इलाज नहीं। कराओ जरा क्वेश्चन है क्या, ये तो वैसे ही खाना पूर्ति करनी है। रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, एरिया का पूछा है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, सर्कल का क्वेश्चन है, 2D का क्वेश्चन है। 7वां है, तो पढ़ते जाओ, खुद ही हो जाएंगे। आधा घंटा बैठ के एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सॉल्यूशन है, लेट r, a be रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल रिस्पेक्टिवली। तो एरिया ऑफ सर्कल होता कितना है, पाई r स्क्वायर। डिफरेंशिएट करा दो, पाई r स्क्वायर होता है। पाई बाहर आएगा, r स्क्वायर की आ जाएगी। हुआ 2 - 1 dr/dt।
तो dA बाय dt आएगा 2 पाई r dr बाय, पुट करा दो r भी है और dr बाय dt है, और क्या मिलेगा आपको, पुट करा दो r को और dr बाय dt को, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा 2 पाई इंटू 10 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेवंथ है द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सोप बबल दे रखा है। सोप बबल 3D होता है हमारे पास, स्फेरिकल होता है, सोप बबल दे रखा है, 3D फिगर है, स्फेरिकल शेप का है। जो कहता है इसका रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो dr बाय dt दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से स्फीयर पर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है। इतना क्लियर लिख रखे हैं क्वेश्चनों को जिसका कोई अंत नहीं है। d बाय dt ऑफ क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम जब रेडियस आपके पास कितना रहा होगा, 4 सेंटीमीटर रहा होगा, करा दो वैल्यू, कितना टाइम लगेगा। आर भी द रेडियस, बी भी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मान। स्फेरिकल बबल दे रखा है, सोप बबल होता है 3D फिगर जिसमें एयर ऑक्यूपाई होती है। तो क्या कराओगे, सॉल्यूशन है, निकालो आंसर, बताओ कितना आएगा। बी द रेडियस एंड वॉल्यूम है, एंड वॉल्यूम है इसका वाला स्फीयर। स्फेरिकल बबल का कहता है रेडियस और वॉल्यूम मान, तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, सोचो जो। वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएट करा दो विद टू टी से, तो क्या आ जाएगा, dv बाय dt। फोर बाय 3 पार आ जाएगा, 3 आ गया, आ जाएगा dv बाय dt कितना आ जाएगा। तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पता है, रेडियस का रेट ऑफ चेंज तो पता है, और आर की वैल्यू पता है। पुट करा दो, आंसर आ जाएगा। कराओ जरा वैल्यू को, देखो कितना आंसर निकाल। r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और dr बाय dt 0.2 सेंटीमीटर। ट्राई 9th अपने आप ही करना, क्या सोच। नाइन्थ, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून दे रखा है, स्फीयर शेप का दे रखा है, स्फीयरिकल बोल दिया उसने। वो कहता है जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, बोला उसने 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से। क्यूब आ गया तो वॉल्यूम है, dv बाय dt दे रखा है। किस रेट से उसका सरफेस एरिया चेंज होगा, d बाय dt और सरफेस एरिया बता दो। जब रेडियस 8 सेंटीमीटर रहा होगा, जब रेडियस कितना होगा, 8 सेंटीमीटर।
जब रेडियस 8 सेंटीमीटर हो। सॉल्यूशन जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का, लेट आर वी और ऐसे आर वी ऐसे बी द रेडियस वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोल रखा है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रखा है। We know that volume of sphere, वॉल्यूम दे रखा है, डिफरेंशिएट करा दो, dv by dt 4/3 by d by dt of r cube, तो dv by dt कितना होगा 3 - 1 dr by dt। d by dt दिया हुआ, उसने बोला वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पढ़ लो चाहे तो पॉजिटिव ही होगा। अगर कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है बोलना चाहता है सर पॉजिटिव या नेगेटिव पढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो पुट करा दो, ये ऊपर वैल्यू दी है उनको यूज कर लो 20 और रेडियस को 8 सेंटीमीटर यूज कर लो, dr by dt निकल जाएगा। तो यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मिल गया, पुट करा के तो देखो 20 = 4 पाई r स्क्वायर dr by dt, तो dr by dt कितना हो गया 5/64 पाई, रेडियस का रेट ऑफ चेंज आ गया तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। मांगा किसका हुआ था, पढ़ लो चाहे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ था dv by dt, dv by dt तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज मांग रहा है, तो सरफेस एरिया कितना होता है बताओ, किसका भला, स्फीयर का। कितना होता है सरफेस एरिया स्फीयर का, सोचो जरा 4 पाई r स्क्वायर। तो अब इसको किससे डिफरेंशिएट करा दो बताओ जरा आप लोग, डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू t से, d by dt ऑफ सरफेस एरिया d by dt ऑफ 4 पाई r स्क्वायर। इतना बोधम दिमाग थोड़ी ना कि तुम्हें नहीं पता चला वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, सरफेस का पूछा है। इतना बुद्ध दिमाग थोड़ी ना बैठे हो सारे के सारे। d by dt है 4 पाई, एक जैसे क्वेश्चन एक जैसे लॉजिक, छोड़ दो साइंस पढ़िए कि नहीं पढ़ी। dr by dt करा दो वैल्यू पुट, सारी वैल्यू है, रेडियस का रेट ये दिया हुआ है और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ये दिया हुआ है, पुट करा दो। r को कितना वाला r और dr by dt कितना दिया हुआ है, पढ़ लो चाहे 5/64 पाई, ट्राई है। अब आगे क्या कराना है, वैल्यू 11th है, बोल दे है ना कुछ, तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डिफरेंशिएट करा दो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा गिवन। तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा था, निकाल दिया 11th। वो कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात इसमें कर रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। कहता है इस इंक्रीज हो रहा है द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, कह दिया उसने तो एरिया ही है पर सेकेंड। dA by dt दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा है एरिया। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ ब्रेथ, लेंथ इक्वल टू क्या आएगा, ब्रेथ का स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने, मांगा क्या गया, एट व्हाट रेट द लेंथ इंक्रीजिंग
रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ पूछा गया है। डी बाई डी टी ऑफ लेंथ उसने पूछा हुआ है। जब ब्रेड्थ जो रहेगी 4.5 सेंटीमीटर रहेगी, ब्रेड्थ दे रखी उसने 4.5, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात है। सॉल्यूशन है, ये लेंथ x है, ब्रेड्थ y है। बी द लेंथ मान लो एंड ब्रेड्थ मान लो, रेक्टेंगल की बात होगी रिस्पेक्टिवली। तो एरिया का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, लेंथ का रेट ऑफ चेंज निकालना है। लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ दे रखी है स्क्वायर के इक्वल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ स्क्वायर दे रखी है, दैट मींस x इक्वल टू y स्क्वायर दिया। क्योंकि तुमने x को जो मर्जी मान लो, एल भी मान लो, कुछ भी मान लो, जो थोड़ा एक्स वाई मानने, एल भी मान लो, पी क्यू मान लो, तुम्हारी मर्जी। दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट एक्स। तो y क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्रेड्थ को, रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज जो y है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्रेड्थ को। कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो लेंथ और ब्रेड्थ तो हमेशा पॉजिटिव होती है, सोच लो, नेगेटिव थोड़ा ना हो जाएगी। देयरफॉर y कितना हो गया है, रूट एक्स। अब इसको एक नंबर दे दो फर्स्ट, या डिफरेंशिएट करा लो। एरिया क्या होता है, आल्सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, सोचो जरा। x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो एरिया क्या होगा, x इंटू वाई। हियर x, y आर टू वेरिएबल है, दोनों के दोनों ही वेरी करेंगे। लेंथ भी चेंज हो रही है, किसके अकॉर्डिंग, ब्रेड्थ किसके अकॉर्डिंग, x और y लेंथ ब्रेड्थ मान लेंगे। तो ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो y क्या आ गया, रूट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। लेंथ क्या मानना है, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स निकालना है, निकाल लेंगे, मैं क्या दिक्कत है। इसको डिफरेंशिएट कराऊंगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ एक्स और वाई दोनों है, वाई की वैल्यू पुट करा लो फ्रॉम 1 से, ताकि क्वेश्चन एक्स में हो जाए। क्यों, क्योंकि मुझे रेट ऑफ चेंज सिर्फ एक्स का चाहिए, वाई का नहीं चाहिए। तो ये रिलेशन दिया तो है, ये रिलेशन यूज कर लो, उसमें क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एक्स रूट एक्स, एरिया क्या हो जाएगा, एक्स की पावर। अब क्या करा दो, डिफरेंशिएट करा दो। जैसे डिफरेंशिएट कराओगे तो क्या आएगा, डी ए बाई डी टी, 3/2 माइनस 1 डी बाई डी टी ऑफ एक्स। तो एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, x की पावर 1/2। अब रूट x दोबारा से किसके इक्वल होता है, y के इक्वल। y की वैल्यू दे रखी है, इंटू डी एक्स बाई डी। ये रूट एक्स की वैल्यू फिर से पुट करा दो 1 से। क्यों, क्वेश्चन में क्या दे रखी है बताओ जरा, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है बताओ। तो x को ना दे रखा, y दे रखा है, तो क्या हो गया, दोबारा x को y में रिलेट कर लो, तो पुट करा दो रूट एक्स को, इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से, आंसर आ गया। सोचो, ये सब की वैल्यू पता ही आपको क्वेश्चन से, कहाँ से पता है देख लो, चाहे अब अभी यहाँ पे आ जाएगा आंसर, डी ए बाई डी टी 3/2। रूट एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, y। दोबारा ले आओ, रिलेशन ही तो है,
चाहे एक बार यूज करे क्वेश्चन में, चाहे 2 बार यूज करें, उससे क्या लेना देना, क्यों यूज कर रहे हैं वो समझ में आना चाहिए बस। अब पुट करा दो भैया, da/dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है da/dt 48, कितना दिया हुआ है 48, और y कितना दिया हुआ है 4.5 ही दिया। तो क्वेश्चन के अंदर से उठाने, घर से थोड़ा लेके आने तुम्हारे को, क्वेश्चंस के अंदर से उठाना है आपको, क्वेश्चन के अंदर से, घर से थोड़ा लेके आने हैं आपको। तो उठा दो y = 4.5, तो उठा दीजिए 48 3/2 4.5 dx/dt। तो यहाँ से dx/dt बता दो कितना है। सेंटीमीटर पर खुद भी पुट कराते रहो उसमें क्या। पहले 15 करा रहा हूँ, फिर 13 करा रहा हूँ। 11 के पहले 15 करा दो पहले। बोला हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का दिया हुआ है, मांगा क्या गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ मांगा गया। तो लेंथ तुमने x मानी थी, तो dx/dt तक पहुंचना था मेरे को, पर रिलेशन दिया लेंथ और ब्रेड्थ का ताकि एक वेरिएबल हट सके। तो 2 वेरिएबल थे यहाँ पे, तो एक को हटाओ, दूसरे की तरफ x y² y क्या आ गया √x, बस यहाँ पे y को हटाया बस मैंने, जहाँ y हट गया वहाँ क्वेश्चन। दोबारा वैल्यू मुझे x की नहीं दे रखी थी, y की दे रखी है। ब्रेड्थ 4.5 दी है, नहीं तो x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 4.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पुट करा दो x की वैल्यू, इसमें क्या होगा, ऐसे पुट करा दो, कैसे भी पुट कराना है तुम्हारी मर्जी। क्वेश्चन में दिया हुआ है जो उसी को उठाओगे। पहले 15 करा दो, फिर 13। ये एक्सरसाइज के अंदर द रेडियस ऑफ द सिलेंडर दे रखे है, इंक्रीज कर रहा है। एक सिलेंडर दे रखा है, उसका रेडियस r है, हाइट h है। तो जो रेडियस इंक्रीज कर रहा है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये दिया हुआ है। और उसकी हाइट भी इंक्रीज कर रही है, वो किस रेट से डिक्रीज कर रही है, ये डिक्रीज कर रही है हाइट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। नेगेटिव साइन लगा दो, ड्यू टू डिक्रीजिंग, जो कम हो रहा है उसका नेगेटिव साइन लगा दो। तो कहता है हाइट, रेडियस बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर से, हाइट कम हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है, dv/dt बताना है। जब रेडियस 3 सेंटीमीटर रहा होगा, जब रेडियस क्या रहा होगा 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी रही होगी 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड रहा होगा 5। तो दोनों चीजें चेंज हो रही है, इसका रेडियस बढ़ रहा है और हाइट कम होती जा रही है। रेडियस बढ़ रहा है, हाइट कम होती जा रही है, तो इसका असर वॉल्यूम पे क्या पड़ेगा वो बताना। मतलब सिलेंडर थोड़ी देर बाद रेडियस इसका बढ़ गया पर हाइट कम होगी, थोड़ी देर बाद और रेडियस बढ़ रहा है और हाइट और कम हो रही है, तो इसका फर्क वॉल्यूम को क्या पड़ेगा ये बताना। जब रेडियस कितना रहा होगा 3 और हाइट कितनी रही होगी, एल्टीट्यूड बताया हुआ, हाइट है, ये हाइट है, बाकी बुक में से पढ़ लो। तो लेट r, h भी द रेडियस और हाइट मान लो। सॉल्यूशन be the radius, height and volume on respectively है, रेडियस, हाइट और वॉल्यूम मान लो रिस्पेक्टिवली। जो वॉल्यूम होगा ऑफ सिलेंडर का वो क्या हो जाएगा, πr²h। r, h आर 2 वेरिएबल है, डिफरेंशिएट करा दो विसर टू t से, dv/dt r²h फर्स्ट d/dt
h d by dt of r square। कितना आएगा dv by dt, पाई लिखा हुआ r square dh by dt, टू आर पावर आगे आएगी, एक बार कम डी बाई डी टी ऑफ आर की हो जाएगी, टू आर पुट करा दो वैल्यू जो जो दे रखी है। और डी एच बाई डी टी भी पुट करा दो, बस आंसर आ जाएगा। और क्या कहानी खत्म। 13वां क्वेश्चन निकालो जरा dv by dt, पाई r स्क्वायर 3 का स्क्वायर dh by dt, h कितना आएगा 5 2 3 dr by dt कितना आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से। आंसर देख लो कितना बनता है। 13th क्वेश्चन वो कह रहे एक लैंप पोस्ट दिया हुआ है, कहते हैं 6 मीटर हाइट पे एक लैंप पोस्ट दिया हुआ है, मान लो लैंप लगा हुआ है। एक पर्सन है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है मेरे ख्याल से, या सेंटीमीटर होगी, 160 सेंटीमीटर दिया होगा, वही 1.6 मीटर ही हो गया, 160 सेंटीमीटर दिया। एक पर्सन है, ये लैंप पोस्ट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, लैंप पोस्ट है, उसके ऊपर लैंप लगा हुआ है। ये पर्सन है जो नीचे खड़ा है लैंप पोस्ट में, तो ऑब्वियस उसकी आगे की तरफ क्या पड़े, जब नीचे खड़े होगे तो शेडो पड़ती है आगे की तरफ, शेडो पड़ती है। तो कहता है अगर एक पोल है और नीचे एक पर्सन खड़ा है तो उसकी आगे की तरफ शेडो पड़ेगी, अगर वो वहीं खड़ा रहे मान लो, मतलब हिले ना आगे जाए उस लैंप पोस्ट से, ना पीछे जाए ना साइड में जाए, तो ऑब्वियस ही बात है रेट ऑफ चेंज शेडो का भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि शेडो भी उसकी मूव नहीं करेगी, फिक्स हो जाएगी। जहाँ उसकी शेडो इतनी है इतनी रहेगी, अगर बाई चांस 2 दिन 4 दिन 10 दिन खड़ा रहे तो उसकी शेडो थोड़ा चेंज हो जाएगी। कब चेंज होगी, जब वो इससे आगे क्या होगा, आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो उसकी शेडो भी क्या होती जाएगी, थोड़ी बढ़ती जाती है। जैसे 10th क्लास में आप करते थे, तो शेडो कहता बढ़ेगी, पीछे जाएगा शेडो कम होगी, साइड में जाएगा फर्क अलग पड़ेगा। तो कहता है वो जिस स्पीड से जा रहा है वो 1.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रहा है, मतलब 1 सेकंड में 1.1 मीटर पोल से दूर चला जाता है मैन। ये मैन की स्पीड है, मैन की स्पीड पढ़ लो चाहे क्वेश्चन। आदमी है, मैन लो, मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे लैंप पोस्ट है, मेरी नीचे शैडो पड़ रही है, मैं 1.1 मीटर 1 सेकंड में कवर कर देता हूँ। तो कहता है मेरी शैडो किस रेट से चेंज होगी वो बताओ, पढ़ लो, d/dt हो। कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, मुझे शैडो बताना है, वही d/dt ऑफ शैडो लिखना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मुझे शैडो का रेट ऑफ चेंज बताना है, बस ये पूछा गया क्वेश्चन, पढ़ के देख लो। तो क्वेश्चन में कह रहा है, कहता है एक लैंप पोस्ट है जिसकी हाइट दे रखी है 6 मीटर और उस पर्सन की हाइट दे रखी है 160 सेंटीमीटर। ऑब्वियस है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होगा, 160 सेंटीमीटर सबको पहले चेंज कर लो, 160/100 होगा, तो 1.6 मीटर होगा, दैट्स ऑल। तो वो आदमी की दे रखी है हाइट आपको। तो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एक पर्सन है जो मूव कर रहा है जिस स्पीड से, वो स्पीड 1.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दे रखा है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, चलो फेयर बना लेते हैं। ये लैंप पोस्ट की हाइट दे रखी है 6 मीटर, ये पर्सन की हाइट दे रखी है 6 मीटर, ये उसका डिस्टेंस दे रखा है x, y उसकी शैडो का डिस्टेंस दे रखा है। लेट x बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, y be the distance covered by his shadow। तो कहते हैं क्या दे रखा है उसका, मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो बताना है, जबकि उसकी खुद का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है।
1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। और पोल का डिस्टेंस भी जब x 1 मीटर रहा होगा, ये मीटर में ही दे रखे हैं सब कुछ, वो कह रहा है क्वेश्चन। तो मैंने क्या कर दिया, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको d मान लो, इसको ज्वाइन करा लेता हूँ DC को, तो ये ट्रायंगल सिमिलर बन जाएगी। यार कौन सी ट्रायंगल बनेगी, ADC, BCE, here triangle this is similar to triangle क्या आ जाएगा, BC, therefore AD upon B, AC upon BC, ये सेम हो जाएगा। AD कितना है 6, B कितना है 1.6, AC कितना है x plus y, BC कितना है y, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाएगा 6y 1.6 y, y वाले एक तरफ ले जाओ, 6 में से 1.6 गए तो 4.4 y, डिफरेंशिएट करा दो रिस्पेक्ट टू t से, क्या हो गया 4.4 dy बाई dt, 1.6 dx बाई dt, निकाल दो, दिया हुआ dx बाई dt कितना दिया हुआ, dy बाई dt कितना आ गया, आंसर आ गया। तो एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, आप जो मर्जी कहते रहो, उससे क्या फर्क है। 1.6 इंटू 1.1 बाई सेंटीमीटर, मीटर में दिया हुआ पर सेकंड, आंसर। और क्या, एक ही दिन में एक्सरसाइज का काम तमाम हो गया, तो इंट्रोडक्शन भी होगी, एक्सरसाइज भी होगी, एंड हो गया। 14 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, एक पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल है जो कर्व के अलोंग मूव करता है, y इक्वल्स टू 2/3x क्यूब प्लस, एक पार्टिकल दिया हुआ है इस कर्व के अलोंग मूव करता है, फाइंड द पॉइंट निकालना है ऑन द कर्व के ऊपर, एब्सिस ऑर्डिनेट निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व के ऊपर, जबकि दिया हुआ है y कोऑर्डिनेट चेंजेस ट्वाइस, y कोऑर्डिनेट जो होगा पॉइंट का चेंजेस ट्वाइस as fast as x coordinate, y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का, पहले तो पॉइंट मानना पड़ेगा जिसकी बात कर, लेट p x y भी आप पॉइंट मान लो, कोई मान सकते हो a b c d x dash y dash, let p x y be a point on the curve, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ y कोऑर्डिनेट इक्वल टू नहीं दिया हुआ, चेंजेस वर्ड लिखा हुआ, तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ट्वाइस एज फास्ट x कोऑर्डिनेट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने नहीं लिखा, तो y कोऑर्डिनेट दिया हुआ, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, चेंज दोगुनी स्पीड से, जितनी स्पीड से कौन चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट चेंजेस का मतलब क्या हुआ, dy बाई dt, ट्वाइस का मतलब दुगनी तरह से, as fast as x कोऑर्डिनेट dx बाई dt, इसको एक नंबर दे, मुझे क्या निकालना है, xy निकालना है, xy फाइंड द पॉइंट मांगा, जो मैंने xy मांगा, अब मैं क्या करूंगा, कंसीडर कर लूंगा 1 को, y इक्वल टू 2/3x क्यूब प्लस, डिफरेंशिएट करा दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे डिफरेंशिएट करा दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, dy बाई dx 2/3,
से डिफरेंशिएट कर दो इसे टू टी से, तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, 2/3 बार डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब, 3x क्या डी एक्स बाई डी टी। अब यहां से डी बाई डी की वैल्यू पुट करा दो, ट्वाइस ऑफ डी एक्स बाई डी टी, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, एक्स स्क्वायर क्या आ गया, ये पॉइंट आने शुरू हो गए, पॉइंट ही मांगे थे, पहले 1 पुट करा लो फिर -1 पुट करा लो, x को 1 in 1 में, तो y कितना आएगा 2/3, 1 का क्यूब प्लस 1, 3 और 2 5/3, पॉइंट आ गया 1,5/3। अब ऐसे ही पुट करा लेना x को -1, y कितना आएगा 2/3 -1 का क्यूब प्लस 1, तो -1,1/3 ये पॉइंट है। तो पॉइंट निकालने थे, क्यों नहीं पढ़ रहे तुम लोग? कल करें ना आज करो क्वेश्चनों को, सारे कैसे करवा लोगे? ऐसे तो ना डबल डबल करा लोगे, तो फिर एक जगह चले जाओ, वहां भी एक दिन जा रहे हो एक दिन नहीं जा रहे हो, कल वहां भी नहीं गए हो, घर से निकल रहे हो, बात करवा देता हूँ। अभी फोन नंबर है मेरे पास, जॉब करते हैं, मुझे पता है आपकी मम्मा, फिर अभी बात करा दूंगा। अभी इसके बाद अभी कहते हो अभी करा दूंगा, रोक दूंगा दोनों कैमरे। -1 और 1/3 है, तो एक ये पॉइंट आएगा, एक ये पॉइंट मांगा था कर्व के ऊपर, जहां टेंजेंट किसके पैरेलल आ रही है, एक्स एक्सिस। पुलकित कर रहेगा ये फोन, मैसेज आ रहा है 16 में। वो कह रहा है वाटर इज ड्रॉपिंग आउट, बाहर की तरफ आ रहा है, फ्रॉम द कॉनिकल फनल से। वाटर जो है, पानी जो है वो कॉन टाइप की फनल है, कॉनिकल फनल दे रखी है। वाटर इज ड्रॉपिंग आउट मतलब पानी था इसके अंदर, बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ नीचे की तरफ बह रहा है, तो धीरे धीरे इसका लेवल कम होता जाएगा, थोड़ी देर बाद इसका लेवल ही हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद सिचुएशन देखेंगे तो लेवल और कम हो जाएगा। ऊपर से तो डर नहीं रहा, जैसे फिजिक्स में कई बार करते हो, बस इसमें तो ये कह रखा है पानी बाहर की तरफ आ रहा है, जिस रेट से बाहर आ रहा है वो रेट दिया हुआ है, जिस रेट से बाहर आ रहा है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब है तो वॉल्यूम आ रहा होगा, डी बाहर आ रहा है तो लेवल कम हो रहा है, तो माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा सबको अब तो पता ही है, ड्यू टू डिक्रीजिंग के कारण आ जाएगा, ड्यू टू डिक्रीजिंग, पानी कम हो रहा है तो लेवल कम हो रहा है। तो माइनस माइनस तो अपनी तरफ से लगाने होते हैं, तो हमें लगाने आते होते। तो ये कहता है लेवल का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, फ्रॉम ए टिनी होल बोला हुआ है, वर्टेक्स एट बॉटम पे बोला हुआ है, पानी बाहर की तरफ बहता जा रहा है जब तक खत्म नहीं होगा। When the slant height, ऑब्वियसली बात है, slant height जब क्या रही होगी, जब slant height 3 सेंटीमीटर रह जाए, तो कहता है बताओ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ slant height बताना है, d/dt ऑफ slant height बताना है, slant height का रेट ऑफ डिक्रीज बताना है। जबकि सेमी वर्टिकल एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, जबकि ये एंगल कितना दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है। आजा ये बात है। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, स्लांट हाइट का रेट ऑफ चेंज बताना है, जबकि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, स्लांट हाइट का रेट ऑफ चेंज बताना है, जबकि dv/dt दिया हुआ है और dl/dt, जबकि स्लांट हाइट कितनी रही होगी 3 सेंटीमीटर। बस ये बताना है।
तो डायग्राम बना लेता हूँ फेयर वाला, एक ही डायग्राम जिस लेवल से डिक्रीज कर रहा है वो बता देता हूँ। सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो जाएगा, वर्टिकल एंगल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो पूरा ये कौन हो गया, ये पानी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है आपके पास। आर रेडियस मान लो, एच हाइट मान लो, एल स्लैंट हाइट मान लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है dv बाई dt -4, स्लैंट हाइट क्या दी है 3 सेंटीमीटर। किस रेट से इसका स्लैंट हाइट चेंज होगी, dl बाई dt बता दो। फाइंड करने ट्राई नहीं, फाइंड ही करने। पूरा एंगल 120 डिग्री दिया हुआ था, तो सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। सॉल्यूशन, लेट R H L be the radius, height, respectively. तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन we know that वन बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम आ देगा here r comma h are two variable, पर हमें तो सारा क्वेश्चन स्लैंट हाइट में चाहिए, सब कुछ निकालना क्या है dl बाई dt चाहिए। तो dl बाई dt अगर मुझे चाहिए तो निकाल लूँ कैसे dl बाई dt, बिना l के मैं r और h से थोड़ा निकाल लूँगा। यहाँ तो रेडियस और हाइट दी हमें, r रेडियस h हाइट, l स्लैंट हाइट थी, तो ट्रायंगल यूज करा लो इन ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल पड़ी है मेरे पास ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ए बी क्या आएगा अगर सोचो तो, ये रहा ए बी, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री है, तो ए बी क्या हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आ गया। और बी सी क्या आ गया, बी सी 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है सोचो साइन थीटा। तो कितना दिया हुआ है बताओ, ए बी कितना दिया हुआ है आर, बी सी कितना दिया हुआ है एल, आर बाय एल, साइन थीटा साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 कितना होगा √3/2 एल, ये आर एल की टर्म में आ गया, यहाँ पुट हो जाए तो आर खत्म हो जाएगा, एल आ जाएगा अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी। कितना आएगा इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस बार ले लो ए सी अपॉन बी सी, ये रहा ए सी, ये रहा बी सी। ए सी कितना है बेस, बी सी कितना है हाइपोटेन्यूज, कितना आएगा cos थीटा, तो ए सी कितना आ जाएगा बी सी cos थीटा। ए सी की वैल्यू बताओ, ए सी की वैल्यू क्या आएगी h बाय एल cos 60, h क्या आएगा 1/cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2 इंटू एल। अब इसको पुट करा दो 1 में, सारा क्वेश्चन एल में चेंज हो गया, तो वॉल्यूम कितना आ गया 1/3 √3/2, 3 से 3 कट गया, तो वॉल्यूम कितना आ गया सॉल्व करने पे 1/8 L3। सोचो कराओ डिफरेंशिएट, किसके से टू कराओगे टी के, आंसर आ गया। करा दो डिफरेंशिएट किसके से टू टी के, आंसर आ जाएगा, जगह ही नहीं बची। डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू टी, dv by dt 1/8 d by dt ऑफ L3। L3 की डिफरेंशिएट होगी 3L स्क्वायर dl by dt। तो यहाँ से क्या आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आ गया, अब जगह नहीं है तो इधर कर दिया
3/8 L स्क्वायर dl बाई पुट करा दो dv बाई dt को कितना बना -4 डिग्री से L को कितना बना 3 ट्राई कर लो -4 इक्वल टू 3/8 इंटू 3 का स्क्वायर dl नेगेटिव क्यों आ रहा है डिक्रीजिंग का आना क्योंकि उसने पूछा था रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट रेट dl बाई dt क्या ना चाहिए नेगेटिव रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट रेट पूछा एक क्वेश्चन है पुरानी बुक का 17 भी लगभग इस जैसा ही है बस उसमें स्लैंट रेट नहीं पूछी तो उस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ बोर्ड पे लिखा दोनों ट्रायंगल से R और H निकाल लो L की टर्म में सारा क्वेश्चन L में कन्वर्ट हो जाने का फायदा क्या है आपको स्लैंट हाइट का रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ था तो डिफरेंशिएट जैसे ही कराओगे आपका आंसर बनना शुरू हो जाएगा 17 इसमें भी कॉनिकल है फनल दे रखी है इसमें भी वाटर जा रहा है अगर वाटर अंदर पोर्ड होता है डाल रहे होते तो पॉजिटिव होता है देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 17 पुरानी बुक में मोहित दोबारा भेज दे बोला नहीं मैंने 17 क्वेश्चन एक वाटर टैंक हैज टू बी शेप ऑफ इन्वर्टेड कॉन दिया हुआ है विद एक्सिस वर्टिकल दे रखी है इस सेमी वर्टिकल एंगल इसमें भी दे रखा है वाटर इज पोर्ड इनटू है पहले लिख दो 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट से 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट की स्पीड से वाटर अंदर की तरफ जा रहा है पोर्ड हो रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है tan इनवर्स 0.5 दिया हुआ है तो क्या कहना है आपको फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग तो dh बाई dt निकालना चलो 4 मीटर दिया इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है वाटर जो है वो पोर्ड इनटू कर रखा है उसमें पहले वाले में क्या कर रखा था वाटर जो बाहर की तरफ जा रहा है इसमें वो ये कह रहा है इस कॉनिकल फनल में पानी अंदर की तरफ जा रहा है पोर्ड इनटू धीरे धीरे कौन बढ़ रहा है या कह लो धीरे धीरे भर रहा है पानी अंदर की तरफ जा रहा है कोई सोर्स ऑफ है चाहे वो टैप लगी है चाहे तुम जग से भर रहे हो किससे भर रहे हो इसकी किस रेट से जा रहा है वो दिया हुआ है 5 क्यूबिक मीटर 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से जा रहा है तो यहाँ पे अगर पानी अंदर की तरफ जा रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है तो dv बाई dt क्या आएगा पॉजिटिव डिक्रीज नहीं हो रहा पिछले वाले में पानी बाहर जा रहा था जब बाहर जाएगा तो लेवल कम होगा इसका लेवल क्या होगा धीरे धीरे बढ़ेगा सोचो तो वॉल्यूम क्या हो गया 5 मीटर क्यूब पर मिनट की स्पीड से कहते हैं इसका सेमी वर्टिकल एंगल सीधा ही दिया हुआ है थीटा tan इनवर्स हाफ दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है तो बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ dh बाई dt कहते हैं किस रेट से इसकी हाइट चेंज होती है तो पूछा क्या गया है dh बाई dt फाइंड करो जबकि ये दिया हुआ है क्या हाइट कितनी होगी 4 मीटर होगी धीरे धीरे लेवल इसका 4 मीटर पे चला गया ये क्वेश्चन है पिछली बार कम होके स्लैंट रेट पूछी थी इस बार क्या पूछा हुआ है हाइट ये है पर तो चलो सेम ही चल रहा है जैसे ये है इसको क्या रब करना है इसी में चला जाएगा क्वेश्चन में क्योंकि थीटा मेरे को इस बार भी दिया हुआ है tan इनवर्स की फॉर्म में दिया है तो कोई बात नहीं फेयर कर लेता हूँ सारे क्वेश्चन को डायग्राम भी फेयर बना लेता हूँ एक ही डायग्राम
तो ये आ गया, ये दिख रहा है कि पानी इसके अंदर की तरफ जाना है, एरो से दिख रहा है अंदर की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ रहा है। ये रेडियस आर है, हाइट एच है, स्लांट हाइट एल वैसे जरूरत ही नहीं है, ये आर लिखा हुआ है आर, ये एंगल दिया हुआ है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.5, तो tan थीटा कितना हो गया 1/2, मतलब थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2, 0.5 हटाओगे तो 1/2। क्वेश्चन में मेरे को पहले से ही दे रखा है, क्या दे रखा है dv/dt, कितना दे रखा है dv/dt 5 मीटर क्यूब पर पॉजिटिव दे रखा है। हाइट कितनी दे रखी है आपको 4 मीटर, dh/dt निकाल दे। We know that volume of the cone क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r और h इसमें क्या दी हुए दो वेरिएबल, पर मुझे r तो चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट चाहिए। पूछो जरा क्या चाहिए? h चाहिए। h r का कोई काम ही नहीं है, क्या करोगे? तो पहले r को हटा लो। कैसे? इसी ट्रायंगल से। ट्रायंगल कौन सी हटा लो? इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC। तो कहता है ये क्या दिया हुआ है थीटा। सोच लो थीटा एंगल कितना दिया होता है, थीटा कितना दिया हुआ है tan इनवर्स। तो सोचना जरा, जो BC है मुझे क्या चाहिए बताओगे? अगर आप दिमाग से सोचो तो ये R है, ये H है। तो मुझे क्वेश्चन में क्या रखना है बताओगे? R रखना है, H रखना है? सोचो, H रखना है। क्यों? मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पूछी है, रेडियस का रेट ऑफ चेंज नहीं पूछा। इससे समझ लो क्या पूछा मैं सारा क्वेश्चन में। तो BC अपॉन मुझे क्या होता है BA। BC क्या आएगा अगर ध्यान सोचो? BC परपेंडिकुलर एक एंगल बन रहा है। और BA क्या आएगा अगर आप सोचो? BA पे दो एंगल बन रहे हैं 90 और थीटा। तो क्या आएगा बताओ? बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है बताओ जरा? tan थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी है BC की? R। और बेस कितना दिया बताओ? बेस H। और tan थीटा, थीटा भी दिया हुआ है, ये भी गिवन है। थीटा देखो कितना दिया हुआ है R/H। थीटा दिया हुआ है tan इनवर्स क्या लगा दो? tan इनवर्स कट जाएगा। तो R कितना आ गया बताओगे आराम से सोच के? H/2 सोच लो। तो R किस में कन्वर्ट हो गया? हाइट में। तो यहाँ पुट करा देना। कहाँ पुट करा दोगे? पुट करा दो इन 1 में। इसका फायदा क्या होगा पुट करा के? वॉल्यूम सारे का सारा किस में आ गया? 1/3 पाई r स्क्वायर। r मतलब h/2 का होल स्क्वायर h। अब सारा वॉल्यूम हाइट में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन आ गया। तो वॉल्यूम कितना आएगा? 1/12 पाई h³ dv/dt। dh/dt। अब वॉल्यूम की वैल्यू पुट करा दो, सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है, पुट करा लेना। चलो dv/dt कितना पुट कराओगे बताओ? 5। हाइट कितनी पुट कराओगे? 4। ट्राई है, अपने आप निकाल लेना आंसर। बारवा पूछा हुआ है एक ने, छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसी में करा देता 2 मिनट में, ऐसी हिंटें देंगे इसको। A stone is dropped into quiet lake। क्वाइट लेक है, पानी। कहता है एक स्टोन को जब इसमें ड्रॉप किया गया, सर्कुलर वेव मूव करने लगी। किस स्पीड से मूव कर रही है? 3 सेंटीमीटर नहीं, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। dr/dt दिया हुआ है तुम्हारे को 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। एट दैट व्हेन द रेडियस, जब रेडियस कहते हैं 10 सेंटीमीटर रहा होगा, किस रेट से एरिया चेंज होगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ था तो था नहीं। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई r स्क्वायर। बस डिफरेंशिएट करा देंगे आंसर। सर्कल का काम चलता है, सर्कुलर वेव सर्कुलर चल रही है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा? पाई r स्क्वायर।
dA बाय dt कितना आ जाएगा dA बाय dt 2 पाई या dr बाय dt पुट करा दो सब r को 10 dr बाय dt को 4 क्या पूछना था इसमें मुझे समझ ट्राई करें